Good morning, friends. Welcome back, all of you. In this video, once again, a lot of question or plenty of question in this series. We are going to discussing one by one in huge format. So let's start without wasting of time. First question on the screen about imported inflation. ये जो आयात मुद्रास्फीति होता है उससे आप क्या समझते हैं? When the general price level rises in a country because of the rise in the prices of the imported commodities, inflation is a term as imported inflation. Is right? Okay. Next, the weakening of the domestic currency may lead to imported inflation in the country. जब आपके देश में आपकी करेंसी कमज़ोर पड़ जाएगी या उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो क्या इससे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन हो सकता है हमारे देश में? सोचिए, आपके समय शुरू हो चुके हैं. जी हाँ, चलिए इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से. सी इज द राइट आंसर. बोथ 1 and 2 एब्सोल्युटली राइट आंसर. व्हेन द जनरल प्राइस लेवल rises in a country due to the rise in the prices of imported commodities. अगर आपके देश में इन्फ्लेशन इसलिए आया हो क्योंकि बाहरी देश के सामान महंगा हो गया हो, अर्थात हम जब जिस चीज़ का आयात कर रहे हैं वो चीज़ अधिक कीमत पे हमें खरीदनी पड़ रही है और उसके कारण बाजार में और वो सामान और महंगा हो जा रहा है, तो उससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में ऑल्सो राइज ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. देखिए, जब आपके देश का मुद्रा किसी विश्व के मौजूद मुद्रा आई मीन डॉलर के रिस्पेक्ट में कमज़ोर हो जाता है तो इससे क्या होता है, आपके लिए आयात महंगा हो जाता है. जब आपके आयात महंगा हो जाएगा तो फिर से इंपोर्टेड का प्रभाव पड़ेगा. फिर से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगा. सिंपली से हमारा रुपया जब जब कमज़ोर होगा तब तब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ सकता है, इसकी संभावना बनी रहेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसल नॉर्म 3. ये बेसल 3 नॉर्म्स जो है एक ग्लोबल वॉलंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ऑन बैंक कैपिटल एडेक्वेसी के लिए, ताकि बैंकों के पास एक निश्चित अमाउंट वो राशि हो सके ताकि बैंक एक बुरी परिस्थिति से अपने आप को बचा पाए. इट वॉज डेवलप इन द रिस्पॉन्स टू डेफिशिएंसी इन द फिनेंशियल रेगुलेशन रिवील्ड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस. 2007-8 में जो क्राइसिस आया था इसी से ये उत्पन्न हुई थी एक संकल्पना. क्या ये सही है? इट इज़ इंटेंडेड टू इंक्रीज द बैंक लिक्विडिटी एंड बैंक लेवरेज. ये जो बैंक का जो तरलता है उसकी जो लिक्विडिटी स्टॉक करने की जो क्षमता है और लेवरेज है वो ज़्यादा करने के लिए लाया गया था. क्या सही है? थिंक अबाउट इट. बेसल नॉर्म 3 के गाइडलाइंस को पढ़ने के पश्चात आपका आंसर आपके ख्याल से आपको मिल चुका होगा. ए इज़ द राइट आंसर विच इज़ करेक्ट है, तो ये सही जवाब है ए 1 and 2. बेसल नॉर्म 3 या बेसल 3 इज अ ग्लोबल वॉलंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क on bank capital adequacy, stress testing and market liquidity risk. The third installment of Basel Accord was developed in the response of the deficiency in the financial regulation revealed by the financial crisis 2007-8. It is intended to strengthen the bank capital requirement by increasing the bank liquidity and decreasing bank leverage. बेसल वहाँ पर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो तीसरा ऑप्शन में लिक्विडिटी और बैंक लेवरेज दोनों बढ़ा दिया गया था, इसलिए गलत था. बेसल नॉर्म 3 वाज अग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स ऑफ द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इन नवंबर 2010 एंड वाज शेड्यूल्ड to be introduced from 2013 until the 2015. However, implementation was extended rapidly by 30 March 29 and then again 21st January 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिसिपेटरी नोट्स है. पार्टिसिपेटरी नोट्स कॉमनली नोन एज पी नोट्स आर वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंटेक्स्ट कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. These are the financial instruments used by the overseas investor that are not registered with the SEBI to invest in Indian securities. Okay, the investor enjoy the voting rights in relation to share invested through the P notes. Is it right or not? चलिए, इसका सही जवाब आपके ख्याल से पी नोट्स के बारे में पढ़े होंगे पहले भी.
जी हाँ, इसका सही जवाब ओनली ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इन्वेस्टर को इंजॉइंग नहीं होता वोटिंग राइट्स का। पार्टिसिपेटरी नोट्स ऑल्सो कॉल्ड पी नोट्स, जस्ट पी एन्स आर इंस्ट्रूमेंट दैट आर इशू बाय रजिस्टर FII to overseas investor who want to invest in the stock market in India without registering themselves with the market regulatory authority SEBI. PN are not used within the India but by the investor abroad. PN are not used within India, भारत में अंदर नहीं हो सकता, बट इंडिया बट बाय द इन्वेस्टर अब्रोड, जो विदेश में रहते हैं उनके द्वारा। हैंस दे आर ऑल्सो नॉन एज ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसलिए इसको ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। दे आर यूज बाय क्लाइंट ऑफ FII हु डू नॉट विश टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट इन इंडिया बट डू इट थ्रू द FII using as PNs. PN holder also does not enjoy any voting rights in relation to security a share referenced by PN. Consider the following statement about regional rural bank RRBs के बारे में सोचिए। Regional rural bank were set up on the basis of the recommendation of Vijay Kelkar committee. Okay, the larger shareholder of the regional rural bank is the central bank or central government. RRBs are under the ambit of priority sector lending on par with the commercial banks. Is correct or not correct? Think about it. चलिए, सोच लिया होगा आपने मेरे ख्याल से आरआरबी के बारे में। क्या ये विजय केलकर कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था, ये सही है कि नहीं, आप ये सोचिए। अगर ये सोच लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको सही मिल जी। हाँ, आप सोच चुके हैं। एक इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, विजय केलकर ऐसा कुछ नहीं था। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कौन सा कमेटी था, इसलिए 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों सही है। Regional rural bank are the financial institution which ensure adequate credit for the agriculture and for other rural sector. Regional rural banks were set up upon the basis of the recommendation of Narsingham Committee or Narsimhan वर्किंग ग्रुप्स 1975 1975 में नरसिम्हम कमेटी की ग्रुप की एक वर्किंग ग्रुप ने बताया था। आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ द रूरल रीजनल रूरल बैंक, एक चूँकि आपको पता होगा आरआरबी जो है ये स्टेट के कैटेगरी में आता है और ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला हुआ है क्योंकि इसके लिए एक रीजनल रूरल बैंक एक्ट लाया गया था। और द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जो था वो प्रथमा ग्रामीण बैंक, जिसको सेटअप किया गया था अक्टूबर 2 1975 को। जो इक्विटी का शेयर है रीजनल रूरल बैंक में वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो आपको 50% है। और उसके बाद इस कंसर्न स्पोर्ट जहाँ पर जिस राज्य में स्थापित है वहाँ 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक 35% इसमें मतलब अपना पूंजी हिस्सेदारी लगाते हैं। आरआरबी हैव ऑल्सो बीन ब्राउट अंडर द एम्बिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑन फॉर विद द कॉमर्शियल बैंक्स। जैसा कि आप जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक और जिसकी जो आरआरबी के रेगुलेशन के नियम को आते हैं उन्हें एक निश्चित अनुपात में अपना धन जो है कुछ खास क्षेत्रों को देना पड़ता है, वो एनबीसी का 40%। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात होगी। पीएल जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। ओके, बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरआरबी के लिए भी एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अफेयर्स विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। SSM जो है किस चीज़ का व्याख्या करता है? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज टू रेज टैरिफ to deal with the cheap goods from the developing nation. Okay, mechanism to restrict the imports of disease infected agriculture products from other countries. Safeguard mechanism ये भी नहीं है क्या? देखिए, mechanism to curb the imports of goods whose manufacture process has violated international labor norms. Okay, a tool that will allow developing countries to raise tariffs temporarily to deal with the imports surges or prices fall. चलिए, इसका सही जवाब सोचिए। चलिए, इसका सही जवाब है डी इज़ द राइट आंसर। एक ऐसा हथियार, एक तरीका जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक मौका मिलता है अपने टैरिफ्स को रेस करने का, ताकि कुछ समय के लिए इंपोर्ट को रोका जा सके और प्राइस फॉल होने से बचाया जा सके। इट इज़ ए टूल दैट विल अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू रेस टैरिफ्स टेम्पररली टू डील विद द इंपोर्ट सर्च, इंपोर्ट घुसपैठिया को रोकने के लिए, और प्राइस ताकि पूरा नीचे ना गिर जाए उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। सेफगार्ड मैकेनिज्म है। अगला क्वेश्चन
फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन, विचार कीजिए डिकम्पोजिशन पर। फ्रेगमेंटेशन, बैक्टीरियल एंड फंगल इंजाइम्स डिग्रेडिंग डेट्रिटस या डेट्रिटस इनटू स्मॉलर या सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बैक्टीरिया और फंगल इंजाइम्स के द्वारा होता है क्या? ये मिनरलाइजेशन का मतलब होता है ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तीसरा है कैटाबॉलिज्म, का अर्थ है कि अर्थ बॉम्ब ब्रेकिंग डाउन detritus into the smaller particles. Which of the above statement is correct? चलिए, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। यस, ऑफ कोर्स ओनली 2 इज द राइट आंसर, और दोनों फ्लिप कर दिया गया है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। डेरिट्रीबोरस, दैट मीन अर्थवॉर्म, जो केचुआ होता है, ब्रेक डाउन डेरिटस या detritus into the smaller particles. This process is called fragmentation. By process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as available salts. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into the simpler inorganic substances. The process is called catabolism, not पहला ऑप्शन जो था फ्रेगमेंटेशन। जहाँ ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सोइल, जब मृदा का डिकम्पोजिशन होता है तो उसी समय ये जो ह्यूमीकरण और मिनरलाइजेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द अकुमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड amorphous substances called humus that is highly resistant to the microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. बहुत धीमा गति से ह्यूमिफिकरण होता है जिससे amorphous substance बनता है जो काले डार्क रंग का होता है, और कहे तो being colloidal in nature it serves as a receiver of nutrients. कोलाइडल नेचर होने के कारण एक तरह से रिसीवर, न्यूट्रिएंट्स का एक रिसीवर होता है ये, रिसीवर जिसको बोलते हैं रिसीवर। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स occur by process known as mineralization. Consider the following statement. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन anaerobic process. The rate of decomposition is controlled by the chemical composition of detritus and climate factors. Decomposition rate is faster if detritus is rich in lignin and chitin. ओके, थिंक अबाउट इट, हो गया आंसर सही। सी इज़ द राइट आंसर। 1 and 3 इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं बल्कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लार्जली ये एनारोबिक प्रोसेस नहीं है बल्कि एरोबिक प्रोसेस है। ये दोनों इनकरेक्ट है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस। इसमें बिना ऑक्सीजन का प्रोसेस नहीं हो सकता। डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ detritus and climate factors. In particular climate condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin and curcuma. If the detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar. Temperature and soil moisture are the most important climate factors that regulate the decomposition through their effects on the activities of the soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas a low temperature and anaerobic inhibits decomposition, resulting in a build of organic materials. Next question, with the reference to the food chain in the ecosystem, consider the following statement. A food chain illustrates the order in which the chain of organism feed upon each others. Okay, food chain ये है, जानिए। Food chains are found within a population of species. Food chain illustrate a numbers of each organism which are eaten by others. Food chain illustrate the numbers of each organism which are eaten by, क्या ये फूड चेन है? ये फूड वेब और फूड चेन में कंफ्यूजिंग होता है बच्चे को, अक्सर मुझे भी होता है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। इसका सही जवाब बताइए।
चलिए, इसका सही जवाब है ओनली और ओनली वन इज द राइट स्टेटमेंट। 2 और 3 गलत है। फूड चेन डिस्क्राइब हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन मूव थ्रू एन इकोसिस्टम। At the basic level, there are plants that produce energy, then it moves up to the higher level organism like herbivorous. After when carnivorous eat herbivorous, energy is transferred to from one to the other. If the food chain energy is transferred from one living organism to the another in the food to another form of the food. There are primary producer, primary consumer, secondary consumer, decomposer, all part of the food chain. सभी food chain के हिस्से होते हैं। Consider the following statement regarding National Biodiversity Authority. It was set up to implement the Wildlife Protection Act 1972. It has been conferred the status of autonomous body. It performs facilitate regulatory and advisory function of the government of India on issuing pertaining biodiversity and its conservation, which are correct statement. नेशनल बायोडाइवर्सिटी क्या 1972 में बना था? सोचिए। चलिए, इसका सही जवाब पहले तो एक छाटिए, अब रहा दो तो दोनों में है तो 2 सही ही होगा, और 3 के बारे में विचार कीजिए तो इट परफॉर्म द फैसिलिट, इससे बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 दोनों सही है, स्टेटमेंट राइट है। 4 के बारे में बी इज़ द राइट आंसर। इट वॉज सेटअप टू इम्प्लीमेंट नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसका स्थापना 2002 में हुआ था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के दरमियान। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन रेड प्रोग्राम। इट एज ए कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड यूएनडीपी एंड यूएनईपी। क्या ये इतने लोगों का, इतने संस्थाओं का एक कोलैबोरेटिव है यूएन रेड प्रोग्राम, जिसमें FAO है, यूनाइटेड नेशन है, FAO जो है यूनाइटेड नेशन का ही अंग है, तो उसके बाद यूएनडीपी है, यूएनईपी है। इंसेंटिव्स रिसीव द फ्रॉम रेड to developing countries would be passed on to the local communities involved in the protection and management of the forest. Third, it includes incentives for positive elements of conservation and sustainable management of forest. Which are the above statement is are correct? चलिए, इसका सही जवाब 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बुद्धिज्म के गिरावट के कारण क्या थे, बौद्ध धर्म का गिरावट क्यों हुआ? एक तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड राइज ऑफ भगवतिज्म, यूज ऑफ पाली वॉज गिवन अप and Buddhists began to adopt Sanskrit. Attack of the Huns 5वीं सदी और 6ठी सदी में and Turkish invader in the 12वीं सदी में destroy the Buddhist monasteries. Which are correct statement? Think about it. चलिए, इसका सही जवाब है 1, 2, 3 all are correct about declining of the Buddhism. Revival of Brahmanism and rise of Bhagavatism lead to the fall of the popularity of the Buddhism. जैसे जैसे ब्राह्मणिज्म और भगवतिज्म का उदय होता गया, पॉपुलरिटीज गेन करता गया, ये बुद्धिज्म अपना लोकप्रियता खोती चला गया। यूज ऑफ पाली द लैंग्वेज ऑफ द मासेस एज द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिज्म वॉज गिवन अप। ये जो पाली भाषा था, जो एक तरह से बुद्ध के धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से फैक्टर था, वो धीरे धीरे उसको त्याग दिया गया था 1st सेंचुरी AD में। बुद्धिस्ट बिगेन टू अडॉप्ट संस्कृत, उन्होंने संस्कृत को अपना लिया। द लैंग्वेज ऑफ द इलाइट, जो कि एक मतलब विद्वानों का था, बड़े बुद्धिजीवों लोगों का था। आफ्टर द बर्थ ऑफ महायान बुद्धिज्म द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप एंड मेकिंग ऑफरिंग लीड टू द डिटोरिएशन ऑफ द मोरल स्टैंडर्ड्स। ये जो महायान बुद्धिज्म का जैसे उदय हुआ, इसने क्या किया, आइडल वर्शिप को भी अपना लिया और दान दक्षिणा ये सब स्वीकार करने लगे, जिससे कि उसका मोरल गिर गया। इससे और अधिक बात कहे तो उस समय हुनों का आक्रमण होना स्टार्ट हो चुका था 5वीं और 6ठी शताब्दी में। टर्किश इन्वेडर 12वीं शताब्दी में, जिन्होंने बहुत से मोनास्ट्रीज को ख़त्म कर दिया।
ऑल द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइनिंग ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय गिव्स a list of the 16 great kingdoms called 16 Mahajanapada. Jain texts do not contain reference to the existence of the 16 kingdoms. Bimsara was a contemporary of the both Bardhaman Mahabir and Gautam Buddha. Which are above statement are correct? Okay. Statement 2 is absolutely incorrect. So you can get the answer 1 and 3 is the right statement. A is the right. Buddhist literature Anguttar Nikaya gives a list of the 16 great kingdoms called 16 Mahajanpad. They were Anga, Magad, Kasi, Kosal, Vajji, Malla, Chedi, Vatsya, Kuru, Panchala, Matsya, Surasen, Asmaka, Avanti, Gandhara and Kamboj. The Jain text also contain reference to the existence of the 16 kingdoms. Jain text भी बताता है कि there were 16 kingdoms. In course of the time, small and big kingdoms either submitted to the stronger rulers gradually got eliminated. Finally, in the mid 6th century BC, only 4 kingdoms Vats, Avanti, Kosal and Magad survived, बच पाया. बिम्बिसारा was a contemporary of both बर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, दोनों के समकालीन था बिम्बिसारा. However, both religion claims him as their supporter and devotee. Next question. During colonial period, improvisement of the Indian peasantry was a direct result of the transformation of agrarian structure due to ruin of the handicraft leading to the overcrowding of land, colonial economic policy, a new land revenue system. Which are correct statement? Okay, I think this is the colonial period की क्वेश्चन है. इसमें जो पेसेंट्री, इंडियन पेसेंट्री में एक अचानक बहुत गंभीर चेंज आया एग्रीगेशन सिस्टम, इसका कारण तीनों था ही था. 1, 2, 3 एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. Improvisement of the Indian peasantry was direct result of the transformation of agrarian structure due to एक तो colonial economic crisis या policy, दूसरा है ruin of the handicrafts leading to the overcrowding of land, तीसरा है न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तीसरा चौथा है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम ने भी कहीं ना कहीं भारतीय कृषि पद्धति को पूरी तरह से स्ट्रक्चरल रूप से परिवर्तित कर दिया था. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. ही डिस्क्राइब सती सिस्टम एज अ मर्डर अकॉर्डिंग टू द एवरी शस्त्र. He defended the basic and universal principle of all religion. He wrote gift to monotheism. यही तो हिंस है. The above statement is associated with. I think this is the simple question. Gift to monotheism ने किसने लिखा है? I think you go with राजा राम मोहन राय. Yes, of course, is the right answer. Gift to monotheism उसी के द्वारा लिखा गया है. बाकी सारे स्टेटमेंट सही है. राजा राम मोहन राय डिस्क्राइब सती सिस्टम एज अ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शस्त्र. जितने भी शास्त्र हैं सभी के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो सती जो है एक मर्डर है और कुछ नहीं है. ही कंसिडर्ड डिफरेंट रिलीजन एज ए नेशनल एम्बॉडीमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल थीजम. He defended the basic and universal principle of all religions such as monotheism of Vedas and Unitarianism of Christianity while attacking the polytheism of Hinduism, Trinitarianism of Christianity. Ram Mohan Roy believed in the modern scientific approach and principle of human dignity, social equality. He wrote Gift to the Monotheism 1809 and translated into the Bengali and Vedas and 5 Upanishad to prove his conviction that ancient Hindu texts support monotheism. Ancient Hindu जो टेक्स्ट है वो भी मोनोथिज्म पे बल देता है. कंसिडर द फ्लोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. चौरी चौरा, मंडे मिंटो, डांडी मार्च, मोंटेगी चेम्सफोर्ड. इसको लगाइए तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. बहुत ही हल्का सवाल है मेरे ख्याल से क्योंकि सबका अलग अलग तिथि है. देखिए दांडी मार्च 1930 में हुआ था. मार्ले मिंटो रिफॉर्म सबको पता है. चौरी चौरा 22 में हुआ था. चेम्सफोर्ड भी पता ही है. चेम्सफोर्ड सुधार 1909 में हुआ था और ये मार्ले मिंटो 1919 में हुआ था. बहुत ही अच्छा हल्का क्वेश्चन. इससे हल्का क्या हो सकता है. चलिए पहले 4 में जाइए.
चलिए इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। 1 2 3 4। चलिए इसका बी इज़ द राइट आंसर। दू सबसे पहले मॉर्लेमेंटो आया, दो उसके बाद फिर मॉन्टेग्यू आया, उसके बाद फिर चोरी आया, फिर मांटिया आया। 2 4 1 3 एब्सोल्युटली राइट आंसर। देखिए मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया था जैसा मैंने बताया, मॉन्टेग्यू 1919 में आया था, चोरी 1922 में आया था और डांडी मार्च 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज बोथ a democratic socialism and communistic socialism. Okay, democratic socialism holds faith only in public sector, while democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunities. कौन सा कथन दिया गया सही है? चलिए मेरे ख्याल से इसका सही, पहले तो एक छाटी लीजिए आप, एक एक दो सही है कि नहीं ये देखिए, दो भी बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही जवाब 3 सही है, ओनली बी। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म को स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं, तो हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है भैया, विच इन्वॉल्व्स ए नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड दी एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दूसरा तरफ क्या होता है, होल्ड्स, जो विश्वास करता है मिक्स्ड इकोनॉमिक में, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। उनका मानना है हम भारतीय कंसेप्ट है सोशलिज्म का, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के तहत हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक्स को फॉलो करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। एज द सुप्रीम कोर्ट सेज, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, disease and inequality of opportunity. Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhism. ये महात्मा गांधी और मार्क्सिज्म के जो दोनों विचारों का एक तरह से ब्लेंड किया गया है, लीनिंग हैवली टुवर्ड्स द गांधीज्म सोशलिज्म, और ये महात्मा गांधी के सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism. Okay, a democratic polity as stipulated in the preamble is the based on the doctrine of popular sovereignty. The term democratic used in preamble embrace only political and social democracy. Which of the above statements are correct? चलिए इसका सही जवाब बताइए जल्दी। इसका सही जवाब है बी, 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, बिल्कुल इसका सीधा मतलब है ऑल रीजन इन कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टैंड, चाहे हमारे किसी भी धर्म का ताकत कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, कितनी उसकी विशाल संख्या लोग हैं, इसमें कोई मतलब नहीं रखता, हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। राज्य किसी एक धर्म के प्रति खास बर्ताव नहीं कर सकता है, ना ही करता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन प्रीएम्बल, जैसा कि प्रीएम्बल में लिखा गया, इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड इज द प्रोसेसन या पोजेसन ऑफ द सुप्रीम पावर ऑफ द पीपल। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज इन द प्रीएम्बल इज ब्रॉडर सेंस, एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ध्यान रहे, पॉलिटिकल, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तीनों डेमोक्रेसी की चर्चा प्रीएम्बल में की गई है, इसलिए आप केवल और केवल पॉलिटिकल और सोशल के साथ मत जाइए, बल्कि इकोनॉमिकल सोशल डेमोक्रेसी से जाइए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट और फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। पहला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। करेक्ट स्टेटमेंट पाइए। हल्का क्वेश्चन है, भारतीय डेमोक्रेसी का कुछ फीचर्स आपको बताना है, कौन कौन सा है, तो आपको पता है 1 2 3 4 सब के सब हैं, इसमें जितने बताए गए हैं सारे के सारे हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर सर्विसेज
condition of the information commissioner are similar to those of the election commissioner. Okay, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सैलरी, भत्ता, पेंशन इत्यादि होता है वो सिमिलर होता है इलेक्शन कमिश्नर के बराबर. इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट फॉर द सेम पोस्ट. इज राइट. चलिए, इसका सही जवाब है डी इज द राइट आंसर बिकॉज दिस इज both the statement are incorrect. According to the Right to Information Act amendment अभी 2019 में जो हुआ था, salaries and allowances payable to the and other term and condition of the service of the Chief Information Commissioner and other Information Commissioner shall be such may be prescribed by the central government. एंड जैसा कि आपको पता होगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसका सैलरी या वेतन भत्ता जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत होता है, बराबर होता है, वैसा ही होता है. Fifth question screen. Consider the following statement. President should consult the chief minister of the state while appointing the governor. Should. Election commission can take suo motu decision to disqualify a member of parliament. Is it possible? चलिए, both the statement are incorrect. None of the above is statement is above is incorrect. कोई भी कथन सही नहीं है. President may consult chief minister of the state while appointing the governor. It is not mandatory. Okay. Election commission cannot take suo motu decision to disqualify a member of parliament. Election commission advise this the president on the matters relating to the disqualification of the members of the parliament. Next question. Consider the following statement regarding इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड. इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज टू प्रोवाइड ए हेज एंड टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क्स इन इकोनॉमिक. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स प्रोवाइड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ओनली टू द प्रिंसिपल एंड नॉट टू द इंटरेस्ट पेमेंट. ओके. इन इंडिया इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर लिंक्ड टू द होल सेल प्राइस इंडेक्स. दिए गए तीनों कथन पर विचार करते हुए बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओके, आई थिंक यू गॉट द आंसर बिकॉज यू नो 3 तो गलत है, 3 को काट दीजिए. रही बात 2 की कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या केवल और केवल प्रिंसिपल पर आपको इन्फ्लेशन से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, उसके इंटरेस्ट पर नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत है. वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर इन्फ्लेशन से आपको प्रोवाइड कराता है, मदद करता है, बचाता है. A is the right answer. Only and only A is the right answer. Let's see something about it. Inflation Index Bond (IIB) is a bond issued by the sovereign. सरकार के द्वारा जारी किया जाता है. Which provides a investor a constant return irrespective of the level of the inflation in economic. इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन कितना भी आ जाए आपको इंटरेस्ट, आपको रिटर्न मिलेगा ही, उतना रिटर्न जितना उन्होंने फिक्स किया मिलेगा ही. The main objective of inflation index bond is to provide a hedge and a safeguard. एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना, एक निश्चितता प्रदान करना जिन्होंने बॉन्ड में निवेश किया है, इस सोच के कि उनको एक निश्चित लाभ मिलेगा. लेकिन इन्फ्लेशन के मार के कारण अगर आपने 100 रुपया लगाया है और आपको 10% इंटरेस्ट होता है, 110 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन इन्फ्लेशन के मार के कारण वो 10 रुपया का जो 110 रुपया का जो वैल्यू है वो इन्फ्लेशन के कारण काफ़ी प्रभावित हो गया यानी गिर गया. तो आपको 110 रुपया का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने जो 100 रुपया में जो पहले आज से 10 साल पहले जो सवाल किन रहे थे या सामान किन रहे थे 100 रुपया में, वो उसका अब नहीं किन पा रहे हैं. तो इसमें आपको सेफगार्ड तो मिलना चाहिए. इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन बॉन्ड इंडेक्स लाया गया एंड प्रोवाइड ए हेज एंड सेफगार्ड्स इन्वेस्टर अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क इन इकोनॉमिक. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर लिंक्ड टू द कंज्यूमर CPI. ए प्रीडेसेसर ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इससे जो पहले का इंडेक्स जो IIB जो लॉन्च किया गया था वॉच कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स इशू जो 1997 में इशू किया गया था. However, CIB is issued in 1997 provided inflation protection not only to the principal but also on the interest. ये जो IIB है ये देखिए ध्यान से रहिए. 1997 में जो इशू किया गया था CIB ये जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो जारी किया गया था वो केवल और केवल आपको प्रिंसिपल पे इन्फ्लेशन से बचाता था. लेकिन IIB जो है ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन टू बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट दोनों से आपको ही रक्षा करता है. अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसिडर्ड एज ए रिग्रेसिव टैक्स. व्हाई?
एक रिग्रेसिव नेचर का क्यों है? दे आर नॉट चार्ज द सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, दे आर चार्ज एट द हायर रेट्स देन डायरेक्ट टैक्स, दे आर चार्ज एट द लोअर रेट देन द डायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ द अबव। कोई इसमें सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। रिग्रेसिव नेचर का होता है, इसका कारण दूसरा है। इसका कारण है कि जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे भी बढ़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मैक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव का बोला गया है क्योंकि सबको बराबर लगता है, और डायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ये रिग्रेसिव है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मैक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मोर अनइक्वल बिकॉज ऑफ देयर रिग्रेसिव इफेक्ट, क्योंकि पुअर विल गेट टैक्स higher proportion of their income than the rich, making the regressive tax. Higher indirect taxes can cause cost push inflation. इससे cost push inflation आने की संभावना रहती है, which can lead to the rise in the inflation expectation, और आने वाले समय में inflation आने की संभावना भी बनी रहती है। Consider the following statement about India Brand Equity Foundation. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही है। इंडिया ब्रांड इक्विटी जो फाउंडेशन है एक प्राइवेट कंपनी है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रमोट और क्रिएट करना है इंटरनेशनल अवेयरनेस अबाउट इंडिया लेवल इन द ओवर सी मार्केट। दूसरा है इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द ट्रेड साइड रादर देन द इन्वेस्टमेंट साइड, ये ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करता है ना कि इन्वेस्टमेंट पर। कौन सा कथन सही है? चलिए, इसमें आपको छांटना था एक पहले, उसके बाद दो तो दोनों में है, तीसरा भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही जवाब 2, 3, सी इज द राइट आंसर। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इज ए ट्रस्ट एस्टेब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी फॉर क्रिएटिंग ए ब्रांड इंडिया। इंडिया अपना मतलब ब्रांड विकसित कर पाए, इंडिया के सामानों का ब्रांड विकसित हो, विश्व जगत में भारत के सामानों का मांग हो, और उसके इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। 1996 में IBEF इज़ फुल्ली फंडेड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, अनलाइक द इन्वेस्ट इंडिया विच इज़ अ प्राइवेट कंपनी। इन्वेस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन IBEF ना एक सरकारी कंपनी है। IBEF इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड क्रिएट इंटरनेशनल अवेयरनेसेस अबाउट मेड इन इंडिया लेबल इन ओवरसीज मार्केट्स। ये विदेशी मार्केट में भारत का मेड इन इंडिया प्रचार प्रसार कैसे हो, लोगों की जानकारी कैसे हो, एंड फैसिलिटेट द डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंडियन प्रोडक्ट और सर्विसेज का बेहतरी, उसकी गुणवत्ता, उनका कम कीमत होना इत्यादि के बारे में एक तरह से प्रसार हो। IBEF वर्क्स विद द नेटवर्क ऑफ स्टेक होल्डर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टू प्रमोट ब्रांड इंडिया। IBEF इज रजिस्टर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया with the World Association of Investment Promotion Agency. However, IBEF function more like a trade promotion body as it more focus on trade side rather than the investment side. ये trade side पर ज़्यादा काम करता है ना कि investment side पर। Which of the following is the best describe hard currency? Hard currency क्या होता है? It is a currency used during the balance of payment crisis. It is a currency having wide circulation in international market. It is a currency widely accepted around the world as a form of payment of goods and services, and none of the above statement are correct. I think this is a good question. Hard currency, soft currency, एक ऐसी करेंसी जिसका एक्सेप्टेशन पूरे विश्व के कहीं भी किसी भी मार्केट में हो, वाइडली एक्सेप्टेड हो, दैट इज कॉल्ड हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी जैसे कि डॉलर, हार्ड करेंसी रेफर्स टू द मनी दैट इज इशू बाय ए नेशन दैट इज सीन एज politically and economically stable. Hard currencies are widely accepted around the world as a form of payment for goods and service. किसी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए आप हार्ड करेंसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका मतलब वो करेंसी हार्ड करेंसी है। एंड मे बी प्रेफर्ड ओवर द डोमेस्टिक करेंसी, और डोमेस्टिक घरेलू करेंसी के ऊपर उसको वरीयता दी जाती है। जैसे रुपया के ऊपर डॉलर आप लोग, तो रुपया और डॉलर में आपको चुनना चाहिए, तो आपको डॉलर ही चुनना चाहिए, क्योंकि डॉलर जो है वो विश्व के किसी भी कोने में एक्सेप्टेड है। इस मतलब दिस इज हार्डर देन सम अदर कंट्रीज, सम अदर करेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सटर्नल डेप्ट? ये बाहरी ऋण क्या है? इट कंप्राइजेज ऑफ द ऑल फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेप्ट owned by the Indian companies and residents only. It comprises of all foreign currency denominated debt owned by the central and state government only. It comprises the foreign currency denominated debt
owned by the central, state government, Indian companies, Indian residents, none of the above. Okay, this is a simple question. बाहरी ऋण में सभी लोग आते हैं, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे इंडियन का कंपनी हो, चाहे भारतीय लोग ही क्यों ना हो, ये एक्सटर्नल डेप्ट होता है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपब्लिक. रिपब्लिक यानी गणतंत्र पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है. इन रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली इलेक्टेड डायरेक्टली. इट मीन्स वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड absence ऑफ प्रिविलेज क्लासेस. कौन सा कथन सही है? Okay, one statement is absolutely incorrect, so you can easily eliminate it and got the answer. 2 and 3 is the right answer. कोई जरूरी नहीं है. रिपब्लिक इनकरेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट सी इज द राइट आंसर. जैसा कि इन रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ना केवल डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली भी हो सकता है फॉर ए फिक्स्ड पीरियड. जैसे कि यूएसए में है, अमेरिका का राष्ट्रपति, वहाँ पर डायरेक्ट चुनाव होता है, जबकि भारत में इनडायरेक्टली चुनाव होता है. Therefore, the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called president. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years. और कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं. ए रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 मोर थिंग्स. इसके अलावा और 2 चीज़ होता है. वेस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल. ये जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो लोगों के हाथ में होता है, नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग. कोई राजा के हाथ में नहीं. सेकेंड, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास. और कोई विशेषाधिकार यहाँ पर नहीं होता है, विशेषाधिकार वर्ग नहीं होता है. हैंस द ऑल पब्लिक ऑफिस बीइंग ऑफेंड टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन. सभी लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है, स्वागत है सभी का. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में कॉम्बिनेशन होता है सोशल जस्टिस का और इकोनॉमिक जस्टिस का. द आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसका मतलब होता है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन. ये जो जस्टिस का सिद्धांत क्या ये रशियन रेवोल्यूशन से आया है. जस्टिस इज सिक्योर्ड थ्रू द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. इज राइट और नॉट? जस्टिस को सिक्योर किया गया है बहुत से मूल अधिकार और डायरेक्टरी प्रिंसिपल के तहत. ये सही है या नहीं? थिंक अबाउट इट. ओके, इसका सही जवाब है 1, 2, 3. ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जस्टिस. The term justice is the preamble. In the preamble embrace 3 distinct forms: social, economical, and political justice, secured through the various provisions of the fundamental rights and DPSP. A combination of the social justice and economical justice denotes what is known as distributive justice. जिस justice में social justice, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय शामिल हो उसी को कहा जाता है वितरणात्मक न्याय. The ideal of the justice, social, economical, political has been taken from the Russian Revolution. 1917 में हुआ था Russian Revolution. Which of the following word indicates people have the supreme right to make decision in our preamble? It's a republic, it's a sovereign, it's a secular, it's a none of the above. चलिए इसका सही जवाब बताइए. It's a sovereign is the right answer. B is the right answer. What sovereign means? People have the supreme right to make decision on internal as well as external matters. जब आप अपने निर्णय खुद स्वयं लेते हैं, चाहे वह निर्णय बाहरी हो चाहे आंतरिक हो. इसके मामले में किसी विदेशी कंपनी, विदेशी देश या बाहरी किसी का हाथ नहीं होता है. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार को कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि आप ये डिसीजन मत लीजिए, ये विधेयक मत लाइए. उसमें किसी बाहरी दबाव का कोई हाथ नहीं होता है. इसी को कहते हैं हम लोग सॉवरेन, हम लोग संप्रभु हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग आर इनविजास्ड द राइट टू फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम, इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी. चलिए बताइए 19 में अनटचेबिलिटी आता है कि नहीं? चलिए सबसे पहले तो आप छाटिए एक
और रही बात 2 और 3 है, दो दो तो सही है, अब 3 और 4 में, तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 17 में है, 17, और आपको पता है ये इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर, 2 और 3। चूँकि राइट टू फ्रीडम की बात हो रही थी, 1922 में है। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली करना, संघ बनाना, मूवमेंट आंदोलन करना बिना मतलब ताम झाम के, रेजिडेंस कहीं भी निवास कर जाना, कोई भी वैसा करना, 1906 में है। प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, आपको 20 का आर्टिकल मिल जाएगा, आपको इस ऑफेंस कोई आपने अपराध किया उसके लिए आपको सुरक्षा मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21 का ए में है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टन केसेस, और कुछ केसेस में आपको डिटेंशन से सहायता मिलती है, मदद मिलती है, आप उसको सुरक्षित रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल 22 के तहत। और अनटचेबिलिटी की बात तो आर्टिकल 17 में है। विद द रेफरेंस टू द जनरल काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जनरल काउंसिल पर विचार करते बताइए कि कौन सा कथन सही है। जनरल काउंसिल आर एस्टेब्लिश बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, क्या जनरल काउंसिल का निर्माण स्टेट राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत लाया गया था। प्राइम मिनिस्टर इसके कॉमन चेयरमैन ऑफ द फाइन जनरल काउंसिल, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए सही जवाब। चलिए, इसका सही जवाब बहुत हल्का क्वेश्चन था, 1956 में जनरल काउंसिल का एक्ट के द्वारा ही बनाया गया था। ये जनरल काउंसिल 5 है जनरल काउंसिल, और उत्तर पूर्व के लिए एक अलग है। चलिए, इसका सही जवाब है जनरल काउंसिल आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। द एक्ट डिवाइडेड द कंट्री इंटू द 5 जोन्स, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, एंड प्रोवाइड ए जनरल काउंसिल ऑफ ईच जोन। होम मिनिस्टर होते हैं इनके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होम मिनिस्टर हैं इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जनरल काउंसिल। ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन of the each by rotation, holding office for a period of 1 year at a time. So thanks a lot for watching this video once again. If you love this video, please share it and subscribe to your friends so that they can also get some knowledge about it. And if there is some issue about related videos, please comment my videos. Thanks a lot once again. Goodbye.